कक्षा 12 राजनीति विज्ञान दो ध्रुवीयता का अंत भाग हेलो एक। एंड वेलकम टू द विद्यार्थी क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा नेक्स्ट चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत, जो कि पॉलिटिकल साइंस का 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को, जिसमें हमें दो ध्रुवीयता यानी दो ध्रुव के बारे में बात करना है। क्या है वो दो ध्रुव, और इसमें किस की बात चल रही है, दुनिया में किसके अंत की बात चल रही है, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि कौन से दो शक्तियाँ थी या महाशक्तियाँ थी, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं दो ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है। दो ध्रुवीयता का मतलब यानी कि जो पूरा विश्व है वो क्या हो चुका है, दो पार्ट में बट चुका था। कैसे बट चुका था, क्यों बट चुका था, उसके बैकग्राउंड को जानते हैं सबसे पहले। तो जो दो ध्रुवीयता यानी कि जो पूरा विश्व है दो पार्ट में कैसे बटा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में, उसके बाद में फिर शीत युद्ध का दौर शुरू होता है। शीत युद्ध का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। शीत युद्ध यानी कि कोई ये युद्ध नहीं है, इसमें बस युद्ध की संभावना रहती है। ठीक है, यानी कि ऐसा लगता है कि अब ये देश या ये लोग आपस में अब लड़ना शुरू कर देंगे, कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। यानी इतना माहौल क्रिएट हो चुका होता है, इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है ऐसा युद्ध का, जिसमें लगता है कि अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध होता नहीं है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध। तो सबसे पहले हम ये शीत युद्ध के बाद में दो ध्रुव कैसे बना। तो आप जानते हैं शीत युद्ध के समय या उसके बाद में एक पावर तो थी क्या, अमेरिका। ठीक है, और दूसरी पावर बनती है क्या, तो यूएसएसआर, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, तो सोवियत संघ। ठीक है, तो ये दो ध्रुव बने। इन दोनों ध्रुवों यानी सोवियत संघ के जो देश थे, कितने गणराज्यों से मिलकर बना था ये, 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। अमेरिका एक इकलौती उस टाइम पे पावर थी जिसको टक्कर देने के लिए सोवियत संघ काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था। तो अब ये जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध के बारे में अभी बताया कि शीत युद्ध की शुरुआत होती है कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के तुरंत बाद ही। और खत्म कैसे होगा ये वॉर, तो बर्लिन की दीवार जो है, जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या था, प्रतीक था। किसका, शीत युद्ध का ये प्रतीक था। ठीक, तो शीत युद्ध का प्रतीक कौन है, बर्लिन की दीवार। ये बर्लिन की दीवार जो है ये बनाई कब गई, तो 1961 में। कितने किलोमीटर की थी, लगभग ये 150 किलोमीटर के आसपास की थी। इसका जो पूरा लंबाई है, एरिया है। और ये खत्म कब होती है, टूटती कब है, वो 9 नवंबर 1989 को आके टूट जाती है। ठीक, जो बर्लिन की दीवार है वो क्या है, पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक पार्ट पूंजीवाद की तरफ है तो दूसरा पार्ट साम्यवादी तरफ है। तो यही पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच की लड़ाई थी क्या, शीत युद्ध। पूंजीवादी कौन था, अमेरिका, और साम्यवादी या समाजवादी कौन था, तो सोवियत संघ। तो यही दो ध्रुव थे। इसका अंत होता है, कब अंत होता है, जैसे ही शीत युद्ध खत्म होता है, यानी 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरा दी जाती है। उसके बाद में 1991 तक आते आते शीत युद्ध की समाप्ति होती है, और फिर सोवियत संघ का भी क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। ठीक है, तो अब सोवियत संघ है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे बना ये, तो 1917 में रूस में क्रांति होती है, बोल्शेविक क्रांति। ये बोल्शेविक क्रांति थी क्या, तो पूंजीवाद के खिलाफ की गई क्रांति थी। कहाँ के लोगों के द्वारा, रूस के लोगों के द्वारा। इसी में ही क्या बनाया गया, बाद में उन लोगों ने क्रांति की और इसकी शुरुआत होती है, यानी कि फिर सोवियत संघ का निर्माण हो जाता है। ठीक, अब इसमें बात करते हैं कि सोवियत संघ का निर्माण हुआ कैसे हुआ, कब हुआ। तो 1917 में क्रांति, उसके 18-19 में सोवियत संघ बन जाते हैं। ऑफिशियली 1922 में जाके इसको डिक्लेयर किया जाता है कि एक गणराज्य है, और ये लोग एग्रीमेंट वगैरह साइन कर लेते हैं। ठीक है, सोवियत संघ महाशक्ति बना कैसे, सोवियत संघ जान गए आप कि क्या है। ठीक है, ये लेकिन महाशक्ति कैसे बना, इसके पीछे तो कुछ कारण रहे होंगे। जैसे अमेरिका महाशक्ति है, उसके पीछे भी कई कारण हैं। तो ये महाशक्ति पहले से चली आ रही है, वर्ल्ड पावर आज के समय में भी है, आज भी बहुत सारे वॉर चल रहे हैं जिसमें इसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। आप खुद देख रहे होंगे इस टाइम पे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब दुनिया में वॉर चल रहा है किसका, अमेरिका ईरान का। ठीक है, तो इसके इम्पैक्ट आप देख रहे होंगे दुनिया के देशों पर, और जो अदर कंट्रीज हैं जिनके ऊपर ये युद्ध नहीं हो रहा है, फिर भी उनके ऊपर कितना प्रभाव इसका पड़ रहा है। ठीक, तो सोवियत संघ महाशक्ति बना कैसे, इसके पीछे क्या कारण है, तो सोवियत संघ के महाशक्ति बनने के पीछे कई कारण रहे। सबसे पहला क्या कारण था कि ये किसको सपोर्ट करता था, साम्यवादी को सपोर्ट करता था। प्लस में ये जो सोवियत संघ है, यहाँ पर
इनकी जो अर्थव्यवस्था की बात करें तो अमेरिका को अगर छोड़ दें तो अमेरिका के बाद दुनिया में अगर सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई कंट्री थी तो वो कौन सी थी? तो ये सोवियत संघ ही थी। ठीक है, क्या था? तो ये दुनिया की ये आर्थिक स्थिति में या इसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? मजबूत थी। ठीक, तो सोवियत संघ जो है इसकी अर्थव्यवस्था क्या है? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है। किसके कंपैरिजन में? दुनिया के अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में। किसको छोड़कर? अमेरिका को छोड़ दे तो। वैसे तो अमेरिका ही था उस टाइम पे, लेकिन सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो कौन है? सोवियत। ठीक, उसके बाद और क्या कारण रहे होंगे? यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत है, ठीक है, ये देख लिया। उसके बाद यहाँ पर जो सोवियत संघ है इसके इन देश के अंदर या जो 15 गणराज्य थे इनका व्यापार एक दूसरे के साथ में किस तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से चलता था। उसके बाद देखा जाए ये लोग यानी सोवियत संघ जो है ये अपने बेसिक नीड्स, कौन सी बेसिक नीड्स? यानी कि लोगों के रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करना, उनकी एजुकेशन की व्यवस्था करना, हॉस्पिटल की व्यवस्था करना, ये सारी व्यवस्थाएं जो सोवियत संघ है ये करता था अपने नागरिकों के लिए। ठीक, उसके बाद में देखें तो यहाँ के सभी लोगों के पास में इसने रोजगार प्रोवाइड कराया था, यानी कि बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा कम थी या कहो तो नहीं ही थी। ठीक, तो ये सभी कारण थे किसके? तो सोवियत संघ के बनने के यानी महाशक्ति बनने के। ठीक है, समझ गए इतना? तो आगे क्या है कि ये तो अपनी अर्थव्यवस्था पे ध्यान दे रहा है, रोजगार के ऊपर ध्यान दे रहा है, यानी रोजगार भी यहाँ पर अच्छी है। अभी मैंने बताया शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, हॉस्पिटल यानी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करा रखी हैं। प्लस में इसके पास में काफ़ी ज़्यादा क्या थे? तो इसके पास खनिज संसाधनों की कमी नहीं थी। खनिज और ऊर्जा संसाधन भी इसके पास में काफ़ी थे, यानी कि तेल वगैरह, लोहे वगैरह, इन सभी चीज़ों के बारे में देखें तो इनके पास इन चीज़ों की कमी थी ही नहीं, यानी इसके पास काफ़ी ज़्यादा खदान थे। आज के समय आप देखते होंगे, यानी कि इंडिया के बारे में सुनते होंगे, हम बहुत सारा जो ऑयल है वो कहाँ से मंगाते हैं? तो रूस से मंगा रहे होते हैं। ठीक है, तो यही कुछ कारण है। प्लस में इनकी जो व्यवस्था थी कौन सी? इन्होंने अपनी संचार प्रणाली को भी क्या किया? काफ़ी ज़्यादा उन्नत बनाया, यानी काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाया, ताकि एक दूसरे देशों के साथ कनेक्टिविटी क्या हो? बढ़ जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? अपनी खनिज ऊर्जा के ऊपर ध्यान दिया, संचार प्रणाली के ऊपर ध्यान दिया, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो सकती है, रोजगार कैसे दिया जा सकता है, एजुकेशन, हेल्थ, इनके ऊपर कैसे ध्यान दिया जा सकता है। ये सभी कारण क्या करते हैं? सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनने के लिए आगे लेके जाते हैं, उसके कारण बनते हैं इसके महाशक्ति बनने का। ठीक है, समझ गए इतना? तो अब बात करते हैं सोवियत प्रणाली की विशेषता की, यानी जो सोवियत संघ है, सोवियत प्रणाली है, उसकी विशेषता क्या है? तो सबसे पहले विशेषता क्या है कि साम्यवादी व्यवस्था, यानी यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था नहीं है, क्या है? साम्यवादी, समाजवादी व्यवस्था है, जहाँ पर किसके ऊपर ध्यान दिया जाता है? जो वहाँ की सरकार है, वहाँ के जो पार्टियां हैं वो किस पे ध्यान देती हैं? जनता के कामों के ऊपर, यानी जनता के डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, इस वजह से ये इसकी एक विशेषता मानी जाती है। यहाँ पर शासन किसका था? तो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। ठीक, जो यानी कि इकलौती वही पार्टी थी, वही यहाँ पर शासन व्यवस्था चलाती थी। तो साम्यवादी व्यवस्था। दूसरा, पूंजीवाद का ये विरोध करते हैं। पूंजीवाद और फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार की नीति का ये विरोध करते हैं कि भाई पूंजीवादी यानी कि हमारी जो विचारधारा या किसी भी देश की विचारधारा पूंजीवादी नहीं होना चाहिए। पूंजीवादी विचारधारा का मतलब सरकार या जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, उसके ऊपर किसका नियंत्रण होगा? भूमि के ऊपर किसका नियंत्रण होगा? वहाँ के पूंजीपतियों का नियंत्रण होगा। यानी व्यापार के मामले में वो ज़्यादा ध्यान देंगे, जनता के डेवलपमेंट पे कम ध्यान देंगे, ऐसा इनका मानना था। किनका? साम्यवादी होगा। ठीक है, तो इसलिए इसके खिलाफ है। दूसरा, यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी वो कौन चलाती थी? कम्युनिस्ट पार्टी। इसी का महत्व ज़्यादा था, कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, और कम्युनिस्ट पार्टी अपने विकास, अपने डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करती थी। प्लस में क्या है नेक्स्ट पॉइंट कि योजनाबद्ध आर्थिक प्रणाली तथा राज्य नियंत्रण, यानी जो इनकी आर्थिक प्रणाली है वो कैसी है? योजनाबद्ध, यानी जो ये प्लानिंग, ये जो आर्थिक व्यवस्था चलाते हैं, आर्थिक स्थिति जो इनकी है वो कैसे चलती है? पूरी प्लान तरीके से चलती है, यानी योजना पहले से ही तैयार की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य नियंत्रण। वहाँ आर्थिक व्यवस्था पर, भूमि पर, वहाँ के संसाधनों पर, वहाँ फैक्ट्री वगैरह जो भी व्यापार है, सब चीज़ों पर नियंत्रण किसका है? राज्य का। राज्य का यानी कि सरकार का। लास्ट पॉइंट मैंने जैसे लिखा है, भूमि पर भी किसका नियंत्रण है? राज्य का। यानी प्राइवेट भूमि, प्राइवेट प्रॉपर्टी आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी होगी तो किसकी होगी? वहाँ के राज्य की, यानी वहाँ के सरकार की। ठीक,
तो ये उसकी कुछ विशेषताएं थी। बाकी फिर और क्या विशेषता आप लिख सकते हैं इसमें पेपर में, अगर विशेषता पूछ ले तो बाकी विशेषता ये लिख सकते हैं कि खनिज संसाधनों की कमी नहीं थी, वो भी एक विशेषता ही है, ठीक है। और बाकी और भी जो पॉइंट अभी हमने लास्ट करे थे वो। उसके बाद सोवियत प्रणाली की कमियां क्या है, ठीक। अगर उसकी कमियों की बात करें तो सबसे पहली कमी क्या है, नागरिकों का प्रतिनिधित्व नहीं। यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहाँ की, जो सरकार चला रही है, जो सत्ता में है, उसके ऊपर अधिकार किसका है, उस व्यवस्था के ऊपर अधिकार किसका है, तो वहाँ पर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी या उसके लोगों का ज़्यादा अधिकार है, ठीक। उसमें उसकी पार्टी में नागरिकों का जो प्रतिनिधित्व है, नागरिकों की जो भागीदारी है, वो देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया, उसकी कमियां क्या है, नागरिकों का प्रतिनिधित्व नहीं है, नौकरशाही का नियंत्रण है। यानी एक तो पार्टी का नियंत्रण, पार्टी व्यवस्था चला रही है सारी, प्लस में जो उसके नीचे बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, अधिकारी है, यानी नौकरशाही जिसे हम कहते हैं, उनका नियंत्रण ज़्यादा है। और जब एक ही पार्टी का शासन होगा, एक ही कुछ चुनिंदा लोगों का शासन होगा, उन्हीं के पास सारी पावर होगी, शक्तियाँ होंगी, तो क्या उन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होगा, जरूर हो, ठीक है। तो यहाँ पर यही देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो नौकरशाही, वहाँ के जो अधिकारी है, वहाँ के जो पार्टी के नेता हैं, वो क्या कर रहे हैं, सभी चीज़ों पर उन्हीं का नियंत्रण है और नागरिकों के प्रतिनिधित्व बिल्कुल ही नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या देखने को मिलता है, नागरिकों को शासन की कमियों को उजागर करने की स्वतंत्रता नहीं है। मान लीजिए जैसे आप भारत में रहते हैं, सरकार अगर कुछ काम कर रही है जो आपके पसंद नहीं आ रहा या जनता को पसंद नहीं आ रहा, तो आप उसका विरोध तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर वो आप विरोध नहीं कर सकते, इसीलिए क्या लिखा मैंने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। आप अपनी इच्छाओं को, आप अपनी बातों को सरकार के समक्ष नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये कमियां इसकी नजर आती हैं। फिर उसके बाद क्या है, नागरिकों का जीवन क्या है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक। यानी नागरिकों की जो जीवन यापन है, जीवन शैली, वो काफ़ी ज़्यादा कठिन स्थिति में गुजर रही है। लेकिन जो वहाँ के नेता है, वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका जीवन यापन कैसा है, काफ़ी बेहतर है। वो बढ़िया तरीके से अपना मस्त सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखने को मिलता है ना यहाँ पर भी, है ना। तो समझ सकते हो, जनता परेशान है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेता क्या होना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, मस्त गाड़ी होना चाहिए, ये सब आज के समय में देखने को मिलता है। तो वही चीज़ वहाँ पर भी ये व्यवस्था थी। फिर क्या देखने को मिलता है, जनता में फिर आक्रोश हो जाता है। अब जनता को उनकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे जनता ने सोचा कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, साम्यवादी दल है, ये हमारे भले की सोचेगी, हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए काम करेगी, हमें रोजगार देगी। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता। क्या होने लगता है, वहाँ पर पार्टी का शासन, यानी जो पार्टी है वो अपनी मर्जी चलाने लगती है। क्यों, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है। इसी वजह से जनता गुस्सा हो जाती है, आक्रोशित हो जाती है कि भाई आपने जो व्यवस्था बनाई वो तो हमारी भलाई के लिए बनाई थी, लेकिन हमारी भलाई तो हो ही नहीं रही, अब हमें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही। और ये देखने को मिलता है, लास्ट पॉइंट क्या है कि रूस का प्रभुत्व ज़्यादा है। यानी ये बना किसके साथ है, 15 गणराज्यों के साथ, लेकिन प्रभुत्व किसका ज़्यादा है सबसे, यानी सबसे ज़्यादा चलती किसकी है, तो रूस की। तो इससे बाकी के जो 14 गणराज्य हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इससे नाराज, या कह लो मनमुटाव उनके मन में होता है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी क्या थी, कमियाँ। तो सोवियत प्रणाली की विशेषता हमने कर ली, कमियां कर ली, ठीक है। इसमें विशेषता में ये भी आप लिख सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, ठीक है। उसके आर्थिक स्थिति अच्छी भी कैसे थी, तो वो बहुत सारी चीज़ों का, यानी कहते हैं ना, लिखा है तुम्हारी किताब में भी कि पिन से लेकर कार, यानी हर एक चीज़ का उत्पादन कहाँ पर किया जा रहा है, सोवियत संघ खुद कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस व्यवस्था में सोवियत प्रणाली में खुद इन सारी चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, बाहर से मंगाने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आगे क्या है, साम्यवादी और पूंजीवादी व्यवस्था में अंतर, ठीक है। तो साम्यवादी और पूंजीवादी व्यवस्था में अंतर क्या है, कुल ये 5 अंतर मैंने अभी आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला, राज्य का नियंत्रण, यानी कि सभी संसाधनों पर किसका नियंत्रण होगा, राज्य का नियंत्रण होगा। यानी हर एक मामले में हस्तक्षेप कौन करेगा, राज्य करेगा। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप नहीं करता, या बहुत ही कम हस्तक्षेप रहता है, उसका न्यूनतम हस्तक्षेप रहता है। दूसरा, इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, योजनाबद्ध है। यानी सरकार पहले से ही प्लान करेगी कि अगले 2 साल 5 साल में हमें क्या करना है, किसके ऊपर ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता देखने को मिलती है, यानी अलग अलग कंपनियां अपने अपने हिसाब से कैसे दूसरी कंपनियों से आगे बढ़ सकती है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है। इसलिए स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं है। साम्यवादी व्यवस्था में क्या है, व्यक्तिगत पूंजी नहीं, अभी हमने बात की ना,
यानी कि प्रॉपर्टी पर, संसाधनों पर किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। किसका अधिकार है? सिर्फ राज्य का। तो यहाँ पर व्यक्तिगत पूंजी देखने को आपको नहीं मिलती, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है? व्यक्तिगत पूंजी देखने को आपको मिलती है, यानी व्यक्तिगत पूंजी को इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा दिया जाता है। फोर्थ क्या है कि समाजवादी आदर्श, यानी यहाँ पर किसके ऊपर ध्यान देते हैं? क्या इंपॉर्टेंट है? समाजवादी, यानी जनता की भलाई, जनता के लिए काम करना, यही इनका मोटिव था। देखा ना हमने पहले कि एजुकेशन, हेल्थ, इनके ऊपर ध्यान देना था, बेरोजगारी के ऊपर ध्यान देना था कि लोगों को रोजगार दिया जाए। तो ये साम्यवादी व्यवस्था का आदर्श है। लेकिन पूंजीवादी में क्या देखा जाता है कि बेनिफिट कहाँ हो रहा है, प्रॉफिट अपने को कहाँ मिल रहा है, यानी अधिकतम लाभ कमाने के पीछे इस व्यवस्था में भागा जाता है। यानी ये तो एक अमेरिका का एग्जांपल हो गया, ये सोवियत संघ का, ये आप समझ ही रहे हैं। दूसरा और लास्ट है मतलब कि राज्य का स्वामित्व, यानी भूमि पर, सभी संसाधनों पर किसका स्वामित्व होता है? राज्य का। व्यापार पर किसका स्वामित्व होता है? राज्य का, यानी व्यापार कौन करेगा? सब कुछ कौन चलाएगा? राज्य चलाएगा। और लास्ट पूंजीवादी में कौन करेगा? बाजार, यानी कि सभी चीजों पर नियंत्रण किसका होगा? बाजार का। ठीक है, समझ गए इतना? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी का जो चैप्टर का जो बाकी अगला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक थैंक यू। और कुछ आपको डाउट हो, कुछ कमेंट में आप पूछ सकते हैं जरूर। ठीक है, कोई सजेशन हो तो आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।